हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, आज बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर। टाटा ग्रुप की कंपनी है, आईपीओ आया था तब हाइप बहुत ज़्यादा थी। हाइप के बाद क्या हुआ, लिस्टिंग के बाद कंपनी 64% तक करेक्ट हो गई और हमने बात भी करी थी इसके बारे में, लगातार बात करी थी कि आईपीओ के बाद उसको करने दीजिए रेस्ट, लेट इट फॉर्म द बेस। एक बेस बनाने की तैयारी यहाँ हुई थी, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। और देखिए, हर बार जब हम बात करते हैं कि बेस बन चुका है, वी विल रिव्यू अबाउट द ब्रेकआउट ओनली, तो कई लोग कहते हैं सर आप ऊपर देखोगे उससे अच्छा नहीं हम नीचे देख लें। भाई, आपके मन में भी आता होगा ना कि आप इस लेवल के ऊपर देखोगे, अभी तो नीचे चल रहा है यहीं देख लो। ऐसा नहीं होता है, वहां पे बुल्स का कंफर्मेशन होता है, डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर ये इस बेस का ब्रेकआउट करेगा तो यहां पे डिमांड है और हम डिमांड के साथ हैं क्योंकि हम तो बुल्स हैं। सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अगर आज की डेट में हमें दिखता है तो वी शुड चेक एंड एनालाइज दिस कंपनी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की, फिर बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स एंड देन इसके टेक्निकल्स के ऊपर। तो डू नॉट मिस दिस वीडियो एंड चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए यहाँ पे बिजनेस मॉडल पे। सो दैट्स द बिजनेस मॉडल। कंपनी करती क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए, किसी भी कंपनी का बिजनेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक इमेजिन करिए, टाटा मोटर्स को, जैगुआर या लैंड रोवर या बीएमडब्ल्यू को एक गाड़ी जो है मार्केट में लॉन्च करनी है, तो उसकी डिजाइन, सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग, इंजीनियरिंग, ये सारा वर्क वो खुद करेगी, तो उसके लिए टाइम टेकिंग होगा और कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो वो सोचती है कि क्यों ना ये काम हम लोग टाटा टेक्नोलॉजी से करवा ले, यानी प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग करवा लेते हैं। ईवी डेवलपमेंट जो कि करवाती है आजकल हर कंपनी, करवा लेते हैं। ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे जो कि जरूरी है, किसी भी गाड़ी आज बनती है तो ये सॉफ्टवेयर्स तो सबसे ज्यादा जरूरी हो गए। एम्बेडेड सिस्टम ये भी कंपलसरी हो गया है। डिजिटल इंजीनियरिंग एंड पीएलएम यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिजिटलाइजेशन पूरा का पूरा हम किससे करवा लेते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी से करवा लेते हैं। तो टाटा टेक का बिजनेस समझ आया, किस पे डिपेंडेंसी है, ऑटोमोटिव पे या ऑटो सेक्टर पे कंपनी की डिपेंडेंसी है। अगर आप इसे खाली आईटी स्टॉक मानते हैं तो आई थिंक आप गलत कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन आईटी स्टॉक, दिस इज एन स्टॉक डिपेंडेंट ऑन द ऑटोमोटिव सेक्टर या ऑटो सेक्टर। कंपनी की रिवेन्यू देख लीजिए, ऑटो से लगभग 78% है, इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ 22% की रिवेन्यू कंपनी लाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के लोकेशन वाइज ब्रेकअप की। तो इंडिया से 40% रिवेन्यू है, यूके से 26%, नॉर्थ अमेरिका से 23% और यूरोप एक्स यूके कर दे तो बाकी जगह से 7% और अदर से 2% की रिवेन्यू कंपनी लेकर आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कस्टमर सेगमेंट। तो ऑटोमोटिव कस्टमर्स ही है 81%, यानी कि अगर 10 कस्टमर आए तो 8 वही हैं जो कि गाड़ियां बनाने का बिजनेस करते हैं, और नॉन ऑटोमोटिव सिर्फ 20% है जो कि कुछ हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या मशीनरी से रिलेटेड जो कंपनी को हेल्प चाहिए वो लेने आते हैं, यानी जो सर्विस चाहिए वो लेने आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर ब्रेकअप की। तो टाटा मोटर्स या जेएलआर लगभग 40% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करता है और 60% अदर्स जो है वो करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टाटा ग्रुप की कंपनी अपनी ही कंपनी को सपोर्ट करेगी और उसको ही आगे बढ़ाएगी। तो टाटा मोटर्स ये तो एक परमानेंट क्लाइंट रहने वाला है, टाटा मोटर्स एंड जेएलआर, यू शुड नोट दिस वन। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये दूसरे कौन है? आपको पता है इसमें एयरबस नाम की कंपनी है वो भी आएगी, होंडा भी आएगी, साथ में बाहर की दूसरी कंपनीज जो कि मैं आपको बोल के यहाँ पे लिस्ट चलवा दूंगा, वो सारी कंपनीज आती है जो टाटा टेक्नोलॉजी की क्लाइंट है एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से आता है। तो 86% प्रॉफिट ऑटोमोटिव सेगमेंट से और 14% ही टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से आता है, तो कंट्रीब्यूशन तो उसी का ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट, कंपनी ने अभी रिसेंट में स्ट्रेटेजिक विन या फिर डील्स जो है वो विन करी है, उसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यूरोपियन लग्जरी ओईएम है, वहाँ से कुछ डील विन हुई है और साथ में ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोग्राम्स जो है वो कर रहे हैं, वहाँ पे न्यू विन हुई है। प्लस एसडीवी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, आजकल ये जो है ना सबसे ज़्यादा चल रहा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, तो इसमें क्या हो रहा है, कंपनी का स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स है। प्लस बात करते हैं ईवी इंजीनियरिंग एंगेजमेंट, ये क्या हो रहा है, मैंडेट हो गया है अक्रॉस प्लेटफॉर्म एंड जियोग्राफी, तो ईवी तो एक तरीके से आगे का ग्रोथ का ड्राइवर है। नेक्स्ट बात कर लीजिए कंपनी का मैनेजमेंट ने क्या कहा है। तो मैनेजमेंट देखो वैसे कोई रिवेन्यू गाइडेंस नहीं देता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, इतना लंबा हम नहीं करते। मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑटोमोटिव रिकवरी हो रही है, एसडीवी जिसके ऊपर हमने अभी बात करी वो ग्रोथ ड्राइवर रहेगा, साथ में एआई का अडॉप्शन जो है वो काफी ज्यादा चल रहा है और क्लाइंट इंक्रीज कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग इसको स्पेंडिंग को या फिर आउटसोर्सिंग को, तो इस वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो वो मैनेजमेंट बोल रहा है कि सेकंड हाफ जो होगा इस साल का FY27 का, उसमें आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है, ऐसा टाटा टेक का मैनेजमेंट कह रहा है। इसकी समरी ये है, ठीक है। अब जरा चार्ट्स पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, चार्ट पे चलने से पहले एक चीज और दिखाता हूं, इसके लिए रिस्क क्या है। देखो, अगर ऑटो डिमांड ही स्लो डाउन हो जाए तो कंपनी के लिए रिस्क है सबसे बड़ी बात। यूरोप में रिसेशन आता है तो भी दिक्कत है, क्योंकि यूरोप और यूके दोनों से मिलाकर भी लगभग 40% से ऊपर की रिवेन्यू है। ईवी डिमांड में अगर स्लो डाउन हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्लाइंट स्पेंडिंग कट होती है या आउटसोर्सिंग कम करते हैं तो भी दिक्कत है, लेकिन ये सारी इमेजिनरी दिक्कतें हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन होती है तो दिक्कत है। मुझे अभी इनमें से कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं दिखती।
हाँ, अगर ये स्लो हो गई ना डिमांड तो फिर दिक्कत है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ जरा एक बार इसके फंडामेंटल डाटा देख लेते हैं, फिर चार्ट्स पे चलेंगे, कंप्लीट डिस्कशन वहां होगा। तो कंपनी राइट नाउ 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 47 की पी लेके बैठी है। लिस्टिंग हुई थी तब इसकी पी पता है आपको क्या थी? लगभग 80 के आसपास थी, मुझे आज भी याद है। यस, ये देखो, ये लगभग 80 के आसपास की पी थी लिस्टिंग के बाद में, और फिर उसके बाद वो पी कहाँ चली गई? लगभग 33 32 आई थी अभी, हाँ 33 के आसपास आई थी मार्च 2026 में। अब वापस 45 47 के आसपास जो है वो ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जून में ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है, गजब की ग्रोथ है। मार्जिन्स सेम रहे हैं और इसी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए, लेकिन फिर भी मैं मार्जिन्स को लेकर खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं कंपनी 18% के मार्जिन कम से कम मेंटेन करे, जो कि ये पहले करती थी लेकिन अब नहीं कर पा रही है। कंपनी को खाली रिवेन्यू बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर आपके मार्जिन बढ़ रहे हैं तो फिर टॉप लाइन से बॉटम लाइन बहुत जल्दी गजब की बढ़ती है। इससे क्या हो रहा है? आपके प्रॉफिट्स बढ़े, लेकिन वो उसी रेशियो में बढ़े हैं जिस रेशियो में मार्जिन बढ़ा है, जबकि सेल आपकी अच्छी हुई है। ओके, नेक्स्ट 170 करोड़ से 181 के आपके प्रॉफिट जरूर हो गए, अच्छी बात है उसमें, लेकिन अब यहां आ जाओ जरा, 204 करोड़ से आपके 181 ही प्रॉफिट रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्यों रहे? उसमें तो चलो आपके अदर इनकम का रोल था और इस बार अदर इनकम कम थी, अदरवाइज आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। इसमें 10 में से 8 मार्क दिए जाने चाहिए, 2 मार्क कटेंगे, आपने मार्जिन काटा है उसका। मार्जिन आपका अच्छा होता तो 2 मार्क्स और मिलते। नेक्स्ट, क्या कंपनी बेस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है? आंसर इज नो। लेकिन क्या कंपनी बेस्ट एवर रिवेन्यू पोस्ट कर रही है? द आंसर इज यस। क्या कंपनी बेस्ट एवर मार्जिन्स पोस्ट कर रही है? नो। तो यहां पर 2 मार्क्स कटते हैं। किस चीज के मार्क्स कटेंगे? मार्जिन्स खराब रखने का। अगर 18% रखती तो बहुत अच्छा होता, और इसी वजह से आपके नेट प्रॉफिट, ये आपको ईयर ऑन ईयर तो बड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन बेस्ट एवर नहीं है। हमें चाहिए बेस्ट एवर। 700 करोड़ का आता ना अगर, अभी मजा ही कुछ और होता। क्या आगे आ सकता है? लेट्स सी, मार्केट जो डिमांड दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो शायद कुछ कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, FIS प्रमोटर तो यहां पर 3 क्वार्टर से बेच रहे हैं देखो, लेकिन कितना बेच रहे हैं? बहुत थोड़ा सा, 55.22 से 55.17 हुई है, तो कुछ खास नहीं बेचा। लेकिन यहां पर पब्लिक से देखिए कौन ले रहा है माल, यहां पर पब्लिक से माल ले रहा है FIS या प्रमोटर से कौन ले रहा है? आप देखते जाइए इनकी होल्डिंग कितनी होगी। FII और DI दोनों ने ही इस क्वार्टर में, अप्रैल मई जून में इसको बाय किया है। साथ में अगर दिसंबर से मार्च में देखोगे तो भी बाय किया है, साथ में अगर सितंबर से दिसंबर में देखोगे तो भी बाय किया है। तो FIs एंड DIs सितंबर 2025 से लगातार इसको बाय कर रहे हैं। दैट मीन्स 1 साल हो गया उनको लगभग एक्यूमुलेशन करते हुए। समझ आया? अब चलते हैं जरा चार्ट्स पे, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हमारे सामने चार्ट है टाटा टेक के ऊपर। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है वो देख लो। रिसेंट में आप देखोगे कंपनी ने एक रैली दिखाई, रैली दिखाने के बाद एक पोज ले रहा है। वो पोज कहां ले रहा है? एक इस रेजिस्टेंस जोन के पास ले रहा है, दिस द रेजिस्टेंस जोन। और इस रेजिस्टेंस जोन पे कंपनी ने 27 जनवरी 2025 को प्राइस टच किया था। ओके, तो जनवरी 2025 से अभी हमारे पास अगस्त आ चुका है, अगस्त 2026। मुझे नहीं पता ब्रेकआउट कब होगा, लेकिन हमें यह पता चल गया ना कि अभी रिव्यू करना है। ब्रेकआउट जब होगा तो और देखेंगे इसको, अभी वॉच लिस्ट में इसको रखना पड़ेगा। सो 2025 जनवरी से अगस्त तक कितने महीने हो गए भाई? अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग 20 मंथ्स प्लस हो गए ना। 20 मंथ्स के आसपास का टाइम पीरियड जो है वो जा चुका है, लगभग 18-20 महीने हो गए। 20 मंथ्स हम ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं, तो 20 महीने का कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन में क्या हुआ है? FII और DII ने सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन करी है। ओके, ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा और चीज क्या है वो नोट करो यहां पर। इस पे चलेंगे हम लोग, वीकली चार्ट पे आ जाओ, दैट्स द वीकली चार्ट। अब इस वीकली चार्ट को देख लो। ये एक पूरी रैली थी, इस रैली के बाद एक पॉज जरूरी था, क्योंकि आप सीधा इस रेजिस्टेंस को काट के जाते तो आप सस्टेन ही नहीं करते। सो ये पॉज पूरा प्रॉपर मिल रहा है। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इस रैली के बाद अगर वापस कंफर्मेशन आते हैं तो विल दिस नॉट बी काउंटेड एज हायर हाई हायर लो एंड शोइंग द डिमांड बाय द बुल? अगर बुल्स की डिमांड है तभी ऐसा हो रहा है, और उसमें फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां कहीं शॉर्ट टर्म का रह जाएगा, ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो जाएगा, एंड दिस वुड बी द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मेरे हिसाब से होगा। कब होगा? जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ये सपोर्ट मान लेंगे, और ये जो वेव का लो है ये हम लॉन्ग टर्म का सपोर्ट मानेंगे, ऊपर वाला शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे, फिर मैं डेली पे वापस ले जाऊंगा एक बार। दिस इज द मंथली चार्ट। अब जिस हिसाब का मंथली स्ट्रक्चर है ना, इट फील्स लाइक कि ये थोड़ा सा यहाँ पे पोज ले सकता है, तो आपके पास हो सकता है टाइम अच्छा खासा हो इसको रिव्यू करने के लिए, अच्छा खासा टाइम मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट ब्रेकआउट आएगा।
आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास टाइम होगा अच्छा खासा इसको रिव्यू करने के लिए, हो सकता है अच्छे खासे दिन मिले, हफ्ते मिले कि आराम से रिव्यू करो, और ब्रेकआउट जब होगा तब आपको याद आएगा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ब्रेकआउट के बाद वापस चेक करना है। तो अभी आपके पास टाइम है अपनी रिसर्च करने का, तो आप रिसर्च जरूर करिए। मंथली चार्ट देख लीजिए, तेजी और पॉज, कोई बड़ा इंडिकेशन यहाँ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेशन पता है कहाँ है? 1 2 3 4 टाइम्स रिजेक्शन है मंथली चार्ट पे, सबसे बड़ा इंडिकेशन है। तो ये कटता है, मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू जरूर बनेगा। अब 3 महीने का चार्ट देखना जरा, दैट्स 3 मंथ्स चार्ट। इस पे देखो एक चीज क्लियर हो जाएगी, आप 3 महीने के चार्ट पे लगातार नीचे थे, लगातार आप किसी भी हाई को नहीं काट पा रहे थे। पिछले 3 महीने का हाई आपका नहीं कट रहा था, इसमें आपका पिछले 3 महीने का हाई कटा, बहुत अच्छी बात है। नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसाइड कैंडल, ये आपको दिख रही होगी। इस कैंडल के अंदर ही हमारे अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब ये चल रहा है, तो इसको काटा जाए तो क्यों ना रिव्यू किया जाए, मुझे बताओ। करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप मुझे बताओ, मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू होना चाहिए, बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं डेली चार्ट पे, और यहाँ पे चलेंगे एंड लेट्स हैव अ लुक एट द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन, दैट्स द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन। अब एक चीज नोट करो, कंपनी ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जब से बना था तब से उसकी नीचे थी अक्टूबर 24 से, उसके बाद इसके ऊपर आती है मई 2026 में, इसको जूम करते हैं, दैट्स मई 2026, उसमें ऊपर आती है। अक्टूबर 24 से मई 26 लगभग 1.25 साल तक नीचे रही है, और उसके बाद ऊपर आई है। और अगर आप इसे आईटी स्टॉक भी काउंट करते हो, लेट मी शो यू समथिंग, आईटी इज नॉट फॉलोइंग दिस। यहां पे आओ, आईटी में अभी क्या हुआ है, अभी आईटी, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं सर आईटी स्टॉक ले लें क्या? अरे भाई वो ट्रेडिंग के लिए भी नहीं है, वो एक्यूमुलेशन वालों काम के, अभी ट्रेडिंग के लिए कहां है, एक्यूमुलेशन वालों काम के। आईटी स्टिल टेकिंग द रेजिस्टेंस एट द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो जो चीज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे अभी रेजिस्टेंस ले रही है वो एक्यूमुलेशन वाली होती है, वो स्विंग एंड मोमेंटम या ट्रेंड राइडिंग की नहीं होती है। जो इसमें आईटी में जो कंपनीज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है वो कंपनीज देखना स्टार्ट करो, बाकी मत देखो, सिंपल है इसको। और हम तो आईटी में ऑलरेडी एक बात कर रहे हैं कि जो आईटी 20 को एक्यूमुलेट कर रहा है और 2-3 साल बैठेगा, काम हो जाएगा आराम से, वो निराश नहीं होगा, इतना पता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टाटा टेक के ऊपर। अब अनदर चीज, एक और लॉजिक समझना इसके ऊपर रिव्यू करने का। भाई मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आप चल रहे थे, इसके ऊपर आके आपने स्ट्रेंथ प्रूव कर दी, बोलो राइट और रॉन्ग, क्लियर। उसके ऊपर आपने एक पूरी रैली करी है, बोलो राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब अगर नई रैली बनेगी तो इसको काट के बनेगी ना, हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट वेव। नेक्स्ट वेव जो लगेगी इसके ऊपर ही लगेगी, और फिर डिमांड भी तो प्रूव हो गई कि मार्केट में स्टॉक की डिमांड है, क्योंकि लगातार आप देखोगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो इसकी डिमांड है या नहीं, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे अकॉर्डिंग इसकी डिमांड उसके बाद क्लियर हो जाएगी कि हाँ वहां पे डिमांड है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस जो है वो आपके ध्यान में होने चाहिए, देयर वुड बी 2-3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस। मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, ध्यान से देखना इसको। अगर इसको हम सक्सेसफुली काट लेते हैं तो दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, एंड दैट वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड रेजिस्टेंसेस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जोन ये रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस जोन ये वाला रहने वाला है। क्यों रहेगा ये रेजिस्टेंस? बिकॉज दिस वॉज एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट अर्लियर, बिग सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। सो नाउ दिस विल एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस। तो 2 रेजिस्टेंस मैंने आपको दे दिए हैं, दैट्स द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दैट्स द सेकंड रेजिस्टेंस। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको देखना चाहें, कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे ब्रेकआउट होता है, लेट्स सी। लेकिन हाँ, मेरे अकॉर्डिंग टाटा टेक्नोलॉजी, इट्स टाइम टू रिव्यू दिस स्टॉक, इट्स टाइम टू एनालाइज दिस स्टॉक, एंड वापस से आपको चेक करना चाहिए जब कंपनी ब्रेकआउट कर दे। राइट नाउ अभी तक तो देखो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जब हो जाए तो रिव्यू करके जरूर देखिएगा। बाकी आप बताइए वीडियो में आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, वी विल डेफिनेटली रिव्यू दैट। हाँ, इसमें सेटअप कौन सा लग रहा है वो मैं बता देता हूँ, लेट्स हैव अ लुक। ये हमारा वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम है, अगर आप सीखना चाहें, समझना चाहें, इसको देख सकते हैं, इसकी चीज़ों को देखना चाहें, ज्वाइन करने के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। आप इसमें जब जुड़ेंगे ना मेरे साथ, आपको पता चलेगा। इसमें 2 सेटअप्स अभी अप्लाई हो सकते हैं, 200 EMA बेस्ड स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई हियर, एंड अनदर वन इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ये भी अप्लाई हो सकता है, एंड 4 EMA बेस्ड जो सेटअप है वो भी अप्लाई हो सकता है। ये तो होगा ही होगा अगर ब्रेकआउट होगा तो। इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो अभी हो रही है फुलफिल, अगर हो गया तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको लर्निंग मिल सकता है, तो आप देखना चाहें जरूर देखिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हमारी सर्विसेज कोर्सेज के रिगार्डिंग, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।